बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। हमें इतना तो ज्ञात ही है कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या अंतर है। धातु कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, तन्य और ध्वनिक होते हैं। इनके विपरीत अधातु हमेशा ठोस नहीं होते, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय रूप में होते हैं। कार्बन, सल्फर आदि नर्म और देखने में मलिन होते हैं और हथौड़ी की चोट से सपाट शीट में परिवर्तित नहीं होते, बल्कि टूटकर चूरा हो जाते हैं। अधातु ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं और ध्वनिक भी नहीं होते। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक गुणों की। हम सब आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। ये जंग यानी रस्ट है क्या और ये कैसे उत्पन्न होता है? आयरन ऑक्सीजन और वायु में उपस्थित जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करता है और ये जंग बनाता है। इस प्रकार जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड है। हम जानते हैं कि जब हम चारकोल के टुकड़े को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी कि कार्बन जमा ऑक्सीजन बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कह सकते हैं C/O2 बराबर है CO2 के। मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से दी जा सकती है: 2 Mg जमा O2 बराबर है 2 MgO के। दोनों धातु अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, लेकिन धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड के गुण भिन्न होते हैं। चलिए अब पता लगाते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है या अम्लीय। इसके लिए आप थोड़ा जंग इकट्ठा कीजिए और बहुत थोड़े जल में इसे घोलिए। अब लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। यदि हम विलयन में लाल लिटमस पत्र को डुबाते हैं तो क्या होता है? वो नीला हो जाता है। शायद आपको याद होगा कि क्षारीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। इसका अर्थ है कि ये विलयन क्षारीय प्रकृति की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब एक और धात्विक ऑक्साइड का परीक्षण करते हैं। आपको याद होगा कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर हमें राख प्राप्त हुए थे। इस राख में मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। चलिए अब इस राख में जल मिलाते हैं। अब यदि विलयन में लाल लिटमस पात्र डुबोते हैं तो ये नीले रंग में बदल जाएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब अधातुओं के ऑक्साइड का परीक्षण करते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या ये अम्लीय हैं या क्षारीय। इसके लिए एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे गर्म कीजिए। जैसे ही ये जलना प्रारंभ हो, इसे एक कांच के गिलास में रखकर ढक दीजिए, ताकि प्रतिक्रिया में बनने वाली ऑक्साइड जार से बाहर न जा सके। कुछ समय बाद ढक्कन को हटाकर ग्लास में थोड़ा सा जल डालकर उसे ढक दीजिए। ग्लास को हिलाने पर गैस अच्छी तरह जल में घुल जाएगी। अब क्या बता सकते हैं विलयन अम्लीय है या क्षारीय? यदि हम विलयन में नीला लिटमस पत्र डुबाते हैं
तो ये लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये विलयन अम्लीय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य तौर पर सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या हुआ? यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। इसका रासायनिक समीकरण है S+O2 बराबर है SO2 के। यहाँ SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। SO2 जमा H2O बराबर है H2SO3 के। ये उत्पाद H2SO3 है, सल्फ्यूरस अम्ल। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में कई अन्य अंतर हैं। आइए देखते हैं धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसे मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। पर जैसे हम जानते हैं, आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। अब बात अधातु की। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अधातु वायु में अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे कि फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर ये आग पकड़ लेता है, तो फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। आइए हमने जो पढ़ा अब उसे दोहराते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पर गर्म करने पर पहले लाल हो जाती है। सबसे पहले लाल रंग इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कम और वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य लंबी होती है। तापमान और बढ़ाने पर यह रंग लाल से नारंगी, नारंगी से पीला और फिर पीले से सफेद हो जाएगा। वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा तापमान के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए नारंगी पीले रंग आना शुरू हो गए, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ छोटी होती जाती है। एक ही आंच पर अलग अलग वस्तुएं गर्म करने पर वो अपना विशेष रंग उत्सर्जित करती है। ये रंग रोशनी की अलग अलग वेवलेंथ से संबंधित होते हैं, क्योंकि हर रंग की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। ये उत्सर्जन लाइन स्पेक्ट्रा उत्पन्न करता है। हर तत्व का लाइन स्पेक्ट्रा अलग होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूनतम ऊर्जा अवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है, जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन अवशोषित की गई ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में मुक्त करता है, जिससे लाइन स्पेक्ट्रा में उत्सर्जन रेखाओं में होता है। लाइन स्पेक्ट्रा ने अणु की संरचना से जुड़े कई राज खोले और बताया कि बोर का गोलीय कक्ष वाला सिद्धांत कुछ गड़बड़ था। आज जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? ये एक तरह का उत्सर्जन है, जिसमें अलग अलग उत्सर्जित रेखाएं शामिल होती हैं। ये रोशनी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनता है। और याद रखिए, हर तत्व के स्पेक्ट्रम या किरणपुंज में अपनी अनोखी रेखाएं शामिल होती हैं। तत्वों के सभी लाइन स्पेक्ट्रा अलग अलग होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम से आखिर हमें पता क्या चलता है, यह हम अगले पाठ में जानेंगे।
अब हम अलग अलग धातुओं के उनके ओर से निकालने के कई तरीके जान चुके हैं, पर ओर से निकाला गया धातु काफी अशुद्धियां लिए होता है, जैसे बचा हुआ ओर, दूसरे धातु, अभिक्रिया में पैदा हुए दूसरे यौगिक आदि। इसलिए हम उसको कच्ची धातु कहते हैं, शुद्ध नहीं। और इस कच्ची धातु को शुद्ध करना पड़ता है, और अलग अलग कच्ची धातुओं को शुद्ध करने के अलग तरीके होते हैं। जिन धातुओं का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, जैसे जिंक, मरकरी आदि, उनकी अशुद्धियां साफ करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची धातु को उबालने पर धातु वाष्पित हो जाती है और अपनी अशुद्धियों से अलग हो जाती है। ब्लिस्टर कॉपर को साफ करना हो तो पिघली हुई धातु को हरी लकड़ी से हिलाया जाता है, यानी लकड़ी के डंडों से। ऐसे या पिघली धातु की सतह के ऊपर धातु की भस्म जमा हो जाती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में लकड़ी के डंडे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसे पोलिंग प्रक्रिया कहते हैं। कम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वाले धातुओं को कैसे शुद्ध करते हैं? जिन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, उन्हें ढलानदार सतह से बहाते हैं। ऐसा करने से ठोस अशुद्धियां जिनका गलनांक ज्यादा होता है, वो सतह पर ही छूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिक्विडेशन प्रक्रिया कहते हैं। कच्ची धातु को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस भी काम करता है। अशुद्ध धातु को अनोड की जगह और शुद्ध धातु को कैथोड की जगह इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। हमें यही चाहिए थी। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कॉपर, जिंक आदि को शुद्ध करने में होता है। अभी के लिए इतना ही। धातुओं और अधातुओं के कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक गुण। बच्चों, यही है हमारा आज का विषय। अम्ल और क्षार दो प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन हैं। क्या होता है जब धातु और अधातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं? आइए देखते हैं। आइए पहले देखते हैं कि जब अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में सल्फर पाउडर लीजिए। ड्रॉपर की सहायता से टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अब हम देखते हैं कि कोई अभिक्रिया या बदलाव नहीं होता। तो चलिए अब परख नली को हल्का गर्म करते हैं। फिर परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली को लाते हैं। फिर भी कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। आइए अब देखते हैं कि धातु की स्थिति में क्या होता है। एक परख नली में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और उसमें एक जिंक का टुकड़ा डाल दीजिए। इसके बाद अगर हम परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो हम देखते हैं कि परख नली में से निकलती हुई गैस पॉप ध्वनि के साथ चल रही है। इसे हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ चलती है। हम इस रासायनिक अभिक्रिया को इस समीकरण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। Zn जमा H2SO4 बराबर है ZnSO4 जमा H2 के। तो जब जिंक अभिक्रिया करती है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है पॉप ध्वनि के साथ। पर जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन बनता है उसकी ही टिकियां जल में घोलकर। इन टिकियों को प्लास्टिक स्पैटुला से पकड़ें। अब आपके लिए एक चेतावनी। बच्चों, कृपया अपने आप ये प्रयास नहीं करें क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खतरनाक रसायन होता है जो आपकी त्वचा को जला सकता है। अपने शिक्षक या प्रयोगशाला के प्रभारी जैसे कुछ जिम्मेदार व्यक्ति को इसे करने दें। बच्चों, अब इस परख नली में
इन टिक्कियों को डालने के बाद आप इसमें एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाल दीजिए। अगर आप एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाते हैं तो आप पाएंगे कि परख नली से बाहर निकलती हुई गैस जल रही है पॉप ध्वनि के साथ। तो ये भी हाइड्रोजन गैस ही है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील होते हैं? नहीं, सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। कुछ धातु जल और अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जैसे सोडियम, जबकि कुछ अम्ल के साथ बहुत धीमे से अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि आयरन। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु एक कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है उसके धातु यौगिक में। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक परख नली में नीला कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का जलीय विलयन लीजिए और उसमें जिंक का एक टुकड़ा डालिए। आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और परख नली के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। इसे कॉपर कहते हैं। इसका मतलब है जिंक कॉपर को विस्थापित करता है कॉपर सल्फेट में और जिंक सल्फेट उत्पन्न होता है। बच्चों, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया है कॉपर सल्फेट से और जिंक सल्फेट उत्पन्न हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। Zn जमा CuSO4 बराबर है ZnSO4 जमा Cu के। अब हम एक नीला जिंक सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं और उसमें लोहे की कील डालते हैं। कुछ हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से, इसलिए आयरन जिंक को उसके यौगिक यानी जिंक सल्फेट से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यदि आप लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो आयरन यानी लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और थोड़ा सा कॉपर का लाल चूर्ण लोहे की कील पर और बीकर के पेंदे में जमा हो जाएगा। इस अभिक्रिया में आयरन सल्फेट उत्पन्न होगा और विलयन का रंग हरा हो जाएगा। बच्चों, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। Fe जमा CuSO4 बराबर है FeSO4 जमा Cu के। तो यहाँ पर आयरन विस्थापित करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से और आयरन सल्फेट उत्पन्न होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिंक आयरन से और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन जिंक से कम अभिक्रियाशील है। अतः विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसलिए जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट से और आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट से। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से और आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। इस प्रकार इन तीनों में से जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और आयरन सबसे कम अभिक्रियाशील है। आइए आज जो हमने सीखा है उसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है।
इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से है। Zn जमा H2SO4 बराबर है ZnSO4 जमा H2 के। बच्चों, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। बच्चों, अब क्षारों की अभिक्रिया को समझते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। बच्चों, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया कुछ जटिल होती है, इसलिए इसके बारे में हम बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।